हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग। तो गाइज़ जैसा कि आप सबको बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा है कि एमएसटी क्या है, ठीक है, एलिमेंट वन क्या है, असाइनमेंट्स क्या है, पीपीटी क्या है, बहुत सारी चीज़ों के आप सबको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, इसीलिए आज अब देखो कि एक तो मैंने आपको जैसा बताया था मेरा वर्क चल रहा है पहले, अब मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो मेरे को वीक डेज़ पे मंडे टू फ्राइडे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कुछ करने का। तो वीकेंड्स पे ही टाइम मिलता है, पहले वीक डेज़ पे रिसर्च करता हूँ, फिर वीकेंड्स पे एक साथ सारी वीडियोज़ वगैरह शूट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। आप सबके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत बच्चों को यही नहीं पता एमएसटी क्या होता है, यूनिट वाइज सिलेबस क्या होगा, क्या कैसे इंटरनल कितनी, एक्सटर्नल कितनी, क्या क्या कैसे होगा। तो इसलिए एक स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऑफ एवेल्यूएशन सिस्टम पूरा एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और दोस्तों के साथ एक बार जाके अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी एक भी सिंगल डाउट है, तो मेरे चैनल पे जाना, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट में जाना। वहाँ पे मैंने मोर देन 40 वीडियोस बना रखी हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ से आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाएगी, एक एक चीज़ जानने को मिल जाएगी, प्लेसमेंट के बारे में हर कुछ वहाँ जानने को मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लग रही है। आपको इस चैनल से फ़ायदा क्या होगा, आपको एक पूरा जर्नी आपको अपनी देखने को मिलेगी। जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो मैं भी एक टाइम पे था जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अभी वर्क कर रहा हूँ मैं विप्रो में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। तो जल्दी से अगर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा टाइम अभी बर्बाद नहीं करेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसमें कि आज आपको पता चलेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अभी आपकी स्क्रीन दिखेगी, आपको पीपीटी से एक्सप्लेन करूंगा सारा आपको, ताकि आपको देखने को भी मिल जाए और साथ साथ सुनते रहना एंड तक। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक बात सुनना, बहुत काम की चीज़ें बताऊंगा, स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ स्किप कर दोगे, इसलिए आप जल्दी से सुनो। को दिख रही होगी सबसे पहली बात, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हर एक सब्जेक्ट, जैसे आप अभी सपोज करिए, सब कुछ एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। जैसे अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके हर सेमेस्टर में क्या होंगे, दो प्रकार के सब्जेक्ट्स होंगे, एक होंगे थियोरेटिकल सब्जेक्ट, एक होंगे लैब सब्जेक्ट। सबसे पहला एक्सपेक्ट तो ये आता है कि आपके होंगे थ्योरी सब्जेक्ट और लैब सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है कि आपके एक सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से 5 या 6 आपके होंगे थ्योरी सब्जेक्ट, 5 या 6 होंगे आपके लैब सब्जेक्ट। वो डिपेंड करेगा हर सेमेस्टर के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आपको वो कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स देते हैं। जैसे अभी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी फर्स्ट ईयर वालों के सिलेबस सेम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो सब्जेक्ट्स वगैरह है वो हर सेमेस्टर में शफल होते रहते हैं। जैसे कि सेक्शन डिवाइड हो गए, जैसे कि 20 सेक्शन बने, तो 10 सेक्शन को फर्स्ट सेमेस्टर में अलग सिलेबस होगा, 10 सेक्शंस को फर्स्ट सेमेस्टर में अलग सिलेबस होगा। फिर सेकंड सेमेस्टर में उन दोनों का सिलेबस इंटरचेंज कर दिया जाएगा। जो जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में था वो सेकंड सेमेस्टर में चला जाएगा, जिनको सेकंड सेम में था उनको फर्स्ट में आ जाएगा। ऐसे फर्स्ट ईयर, ऐसे मतलब आपके ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप बैच 1 में हो, जो बैच 12 वाला बच्चा होगा उसके सिलेबस सब्जेक्ट सेम हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब आप सबके सेम सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बैच वाइज सिलेबस सेम हो, समझ गए। उसके बाद अब अगली बात आती है कि यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया आपको दो प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लैब सब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्ट आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 या 12 ही होंगे एक उसमें सेमेस्टर में। अब आपके 12 में से जैसे 6 सब्जेक्ट थ्योरी के हैं, 6 लैब के हैं, तो क्या होगा, हर सब्जेक्ट की इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स होगी। इंटरनल मार्क्स वो होते हैं जैसे जो आपके असाइनमेंट से मिलते हैं, आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन से मिलते हैं, आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं, असाइनमेंट से मिलते हैं, यूनिट टेस्ट से मिलते हैं, एमएसटी से मिलते हैं। वो मार्क्स होते हैं सारे जो आपके इंटरनल्स में आते हैं। एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं जो आपके सेमेस्टर जब आपका ख़त्म होता है उसके एंड पे जो आपका एक फाइनल एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मार्क्स। और आपकी वेटेज क्या होती है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट है जो 100 मार्क्स में डिवाइडेड है। जैसे आपका 12 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके टोटल मार्क्स कितने हुए, 1200, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट एक 100 मार्क्स में डिवाइडेड है। जिसमें से जो थियोरेटिकल वाला सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनना, जो थियोरेटिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनकी जो इंटरनल होती है वो होती है 40 की। जो थियोरेटिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनकी इंटरनल होती है 100 में से 40 मार्क्स की। 60 मार्क्स का होता है उनका एक्सटर्नल, मतलब कि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका सेमेस्टर के एंड पे वो होगा 60 मार्क्स का। जो इंटरनल होगी वो होगी 40 मार्क्स की। अब जो आते हैं लैब वाले सब्जेक्ट, उनका क्या होता है, उनकी इंटरनल होती है 60 मार्क्स की। मतलब लैब सब्जेक्ट की जो इंटरनल है वो ज़्यादा है। लैब सब्जेक्ट्स की इंटरनल होगी 60 मार्क्स की, एक्सटर्नल होगी 40 मार्क्स की। मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो होगा सिर्फ 40 मार्क्स का। तो यहाँ पे
जो लैब वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इंटरनल ज़्यादा है, आपके पास स्कोर करने का अच्छा मौका होता है कि आप इंटरनली अच्छी बना लो। ठीक है, अब आगे आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में कि 40 मार्क्स जो आपके बनेंगे, जो थ्योरी सब्जेक्ट के आपके 40 मार्क्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो 40 मार्क्स में से क्या क्या कितने कितने मार्क्स का होगा, एमएसटी क्या होता है उसमें, सब कुछ अभी आगे डिटेल में बता रहा हूँ, तो ऊपर देखते रहिए और सुनते रहिए। तो अब देख पा रहे हैं जैसे कि आप इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट थ्योरी पेपर्स, थ्योरी पेपर की असेसमेंट मैंने आपको कितने की बताई थी, 40 मार्क्स की इंटरनल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटरनल असेसमेंट 40 मार्क्स। जो आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट है, पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें से सिर्फ आर्किटेक्चर एक ऐसी जो ब्रांच होगी जिसमें कि 50 मार्क्स होंगे जिनके इंटरनल होंगी, बाकी सभी ब्रांचेस की सीएससी, एमएससी, बीए, बीसीए, सबकी जो इंटरनल है वो कितने मार्क्स की होगी, 40 मार्क्स की। तो अभी मैं आपको 40 वाला बता रहा हूँ कि आपकी इंटरनल 40 मार्क्स की टोटल कैसे बनेगी। ये 40 मार्क्स आपको इतनी ईजिली नहीं मिल जाएंगे, ये 40 मार्क्स आपको धीरे 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 करके पूरे सेमेस्टर में धीरे धीरे मिलेंगे। जो आपके 60 मार्क्स होंगे एक्सटर्नल के वो आपको एक ही बार मिल जाएंगे, कैसे, फाइनल एग्जाम देने से। तो अभी आपको इंटरनल मार्क्स का बताता हूँ, उसमें बताऊँगा एमएसटी भी क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरनल असेसमेंट कितने की है, 40 मार्क्स की। उसमें से फर्स्ट आवरली टेस्ट यूनिट 1 6 मार्क्स का, ये लेटेस्ट है जो यहाँ पे अभी होगा, 6 मार्क्स का आपका फर्स्ट आवरली टेस्ट। एमएसटी क्या होता है, एमएसटी यही होता है। यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या है, जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में गए, आपका एक सिलेबस है, जैसे आप सपोज करिए आपका मैथमेटिक्स है, आपका मैथमेटिक्स का एक पूरा सिलेबस डिज़ाइन है कि हमको पूरे सेमेस्टर में मैथ्स में बच्चों को ये सिलेबस पढ़ाना है। जैसे कि आप स्कूल में होते थे, आप स्कूल की एग्जांपल ले लीजिए, आपका स्कूल में होता था, जैसे आपको डिवाइड होता था कि आपके 12 चैप्टर्स हैं, स्कूल में होते थे ना आपके 12 चैप्टर्स, तो वैसे ही तो अब यहाँ पे भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही आपका मैथ्स का सिलेबस डिज़ाइन होगा, हर सब्जेक्ट का होगा, चाहे C++ है, पाइथन है, जावा है, कोई भी सब्जेक्ट है वो यूनिट वाइज डिवाइडेड होगा। एक पूरा सिलेबस डिज़ाइन होता है कि हमको एक सेमेस्टर में बच्चों को जावा का ये सिलेबस पढ़ाना है। तो वो क्या करते हैं, फिर उस जावा के सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे स्कूल में होता था, जैसे आपके टोटल कितने 12 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 12 चैप्टर्स हैं मैथ्स में, तो वो क्या करते थे, यूनिट वाइज होता था ना कि जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, जावा के सिलेबस को 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, इक्वल पार्ट्स के, कि पहली यूनिट में हम इतना सिलेबस पढ़ाएंगे, दूसरी यूनिट में इतना सिलेबस पढ़ाएंगे, तीसरी यूनिट में इतना सिलेबस पढ़ाएंगे। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होगी, यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद आपका फर्स्ट आवरली टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं एमएसटी एग्ज़ाम, मंथली एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे ही आपका यूनिट ख़त्म होगा तो आपका एमएसटी होगा। पहला एमएसटी आपका कितने टाइम में हो जाएगा, जैसे आपका अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो अगस्त में स्टार्ट हुआ था, तो आपका अक्टूबर में फर्स्ट आवरली टेस्ट होंगे, एमएसटी 1 होगा आपका अक्टूबर में, जो कि आपका बेस्ड होगा आपकी फर्स्ट यूनिट के ऊपर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट आवरली टेस्ट यूनिट 1 6 मार्क्स का होगा। वो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे 6 मार्क्स का कैसे बन रहा है वो भी बताता हूँ। जो आपका यूनिट 1 का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एमएसटी होगा, वो वैसे कितने मार्क्स का होगा, 36 मार्क्स का होगा। यूनिट 1 में से उसके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे, 3 बड़े क्वेश्चन आएंगे और 3 छोटे क्वेश्चन आएंगे। 3 छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, और जो 3 बड़े क्वेश्चन होंगे वो आपको 15-15 मार्क्स के आएंगे। मतलब कि 3 × 2 6 मार्क्स आपके ऐसे आएंगे, और 2 क्वेश्चन आपको 15-15 मार्क्स के आएंगे बड़े, जो आपको अटैम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं, 15-15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो आपके बने 36 मार्क्स। तो 36 मार्क्स में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसको बाद में कन्वर्ट किया जाएगा कि आपके 6 में से कितने मार्क्स बनते हैं। समझे, सिंपल सा मैथ है कि आपके जैसे 36 में से आपके 30 मार्क्स आए तो उसको रेशो निकाल के जितने आपके 6 में से बनेंगे उतने मार्क्स निकाले जाएंगे। समझे, तो आपके उस हिसाब से 6 में से मार्क्स कैलकुलेट होंगे। एमएसटी 1 6 मार्क्स का नहीं होगा, एमएसटी 1 कितने मार्क्स का होगा, 36 मार्क्स का। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ध्यान से सुनो। एमएसटी 1 कितने मार्क्स का होगा, 36 मार्क्स का। 36 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसको बाद में कन्वर्ट करके आपके मतलब 6 में से जितने मार्क्स बनेंगे उतने मार्क्स लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी, एमएसटी 1 खत्म होती। एमएसटी कैसे होते हैं, एमएसटी आपके एक दिन में 2-2 एग्जाम होते हैं, 1 घंटे का एक एग्जाम होगा। जैसे कि आपके 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं तो 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स के आपके एग्जाम कितने दिन में हो जाएंगे, 3 दिन में। एक दिन में आपके 2 एग्जाम होंगे, एक एग्जाम सुबह होगा, एक एग्जाम दोपहर को या शाम को होगा। 3 शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो आपके मतलब कि या तो मॉर्निंग और इवनिंग होगा, या मॉर्निंग या आफ्टरनून, ऐसे कोई भी शिफ्ट हो सकती है, लेकिन आपके एक दिन में 2 एग्ज़ाम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 एग्ज़ाम भी होंगे। मैक्सिमम तो हर दिन 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जब जल्दी ज़्यादा एग्ज़ाम ख़त्म करने हो या सब्जेक्ट्स जो ईजी हो तो उनके एक दिन में 3-3 एग्ज़ाम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि एक दिन में आपके 2 ही एमएसटी हो रहे हैं। एक एमएसटी
एक सब्जेक्ट का जो टाइम है वो कितना है, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। सिलेबस क्या आएगा, यूनिट 1 आएगा, तो इसको बोलते हैं MST। उसके बाद आपके क्या होगा, जैसे ही आपका MST खत्म हो जाएगा 2 दिन में, तो उसके बाद आपकी यूनिट 2 शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी यूनिट 2 खत्म होगी 1 महीने बाद, दोबारा से आपका होगा क्या होगा, MST 2 होगा, जिसमें से आपका कौन सा सिलेबस आएगा, सिर्फ यूनिट 2 का सिलेबस आएगा, यूनिट 2 का। यहाँ पे जो नया करिकुलम है उसके हिसाब से इन्होंने लिखा है, जो मिड टर्म टेस्ट होगा उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 से आएगा। जब मेरे टाइम पे था तब हमारे टाइम पे क्या होता था, सिर्फ MST 1, MST 2 और फाइनल एग्जाम। MST 1 में सिर्फ यूनिट 1, MST 2 में सिर्फ यूनिट 2, फाइनल एग्जाम में यूनिट 1, 2 एंड 3 सारी। लेकिन जो अब नया आया है, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो सारा बताया है कि असेसमेंट कैसे होगी, उसके हिसाब से चेंजेस हैं कुछ। फर्स्ट आवरली टेस्ट आपका 6 मार्क्स का बनेगा, होगा 36 मार्क्स का, लेकिन उसको 6 में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका मिड टर्म दोबारा से होगा, मिड टर्म जिसको MST बोलते हैं, मिड टर्म टेस्ट, ठीक है, MST को ही मिड टर्म टेस्ट बोलते हैं। MST 1 में भी फिर आपका कितना होगा, 12 मार्क्स का होगा। 12 मार्क्स का नहीं होगा, कैसे होगा 12 मार्क्स का वो बता रहा हूँ। फिर से आपका जो MST 2 होगा वो कैसे होगा, 36 मार्क्स का पेपर होगा। सिलेबस कौन कौन सा होगा, यूनिट 1 से आएगा, यूनिट 2 से आएगा। उसमें से 36 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसको 12 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप मतलब रेशो निकाली जाएगी कि अगर 36 में से इतने आए हैं तो 12 में से कितने बनते हैं, तो वैसे निकाल के आपके उसमें 12 में से निकाल दी जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी यूनिट 3 स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका थर्ड MST 3 होगा, जो भी दोबारा से 6 मार्क्स का कंसिस्ट करेगा। पेपर तो 36 मार्क्स का ही होगा, 36 में से जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से रेशो निकाल के 6 में से जितने बनते होंगे उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये लिखा है एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4। ये क्या होते हैं, जैसे ही आपकी एक यूनिट खत्म होगी तो एक यूनिट के अंदर आपको एक असाइनमेंट, एक सरप्राइज टेस्ट देना होगा। तो जो एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 है वो क्या है, आपकी असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 है। एक सब्जेक्ट की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। जो एलिमेंट 1 होगा, एलिमेंट 2 होगा, वो क्या है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2। एलिमेंट 3 आपका क्या है, सरप्राइज टेस्ट। एलिमेंट 4 आपका क्या है, एक जो आपका PPT या कोई भी प्रेजेंटेशन या एक और सरप्राइज टेस्ट काउंट हो सकता है। उसमें वो टीचर की मर्जी है कि उसको 2 सरप्राइज टेस्ट के मार्क्स काउंट करने हैं या उसको एक PPT प्रेजेंटेशन या ऐसा कुछ करवाना है, तो वो टीचर पे डिपेंड करेगा। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 आपके असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2। एलिमेंट 3 आपका सरप्राइज टेस्ट। एलिमेंट 4 टीचर के ऊपर है कि उसको प्रेजेंटेशन करानी है या उसको सरप्राइज टेस्ट दूसरा लेके उसी के मार्क्स जोड़ने। उसके बाद अटेंडेंस, जिसकी मोर देन 90% अटेंडेंस होगी उसको 2 मार्क्स मिलेंगे फ्री के। अगर आपकी क्लास ने कभी मास बंक मारा, मास बंक का मतलब क्या होता है कि क्लास में एक भी बच्चा ना गया, जैसे 70 की क्लास है और एक भी बच्चे ने रिपोर्ट नहीं किया, टीचर ने सारी क्लास को एब्सेंट कर दिया, तो आपका मार्क्स बंक रिपोर्ट हो जाएगा। अगर मार्क्स बंक रिपोर्ट हुआ तो क्या होगा कि आप सब पूरी क्लास का एक भी बच्चा नहीं बचेगा, पूरी क्लास के 100 मार्क्स से -3 मार्क्स सीधे कर दिए जाएंगे, मतलब कि आपके 3 मार्क्स सीधे चले जाएंगे। 100 में से 97 की आपकी वैल्यूएशन बचेगी। तो मार्क्स बंक करने की कभी मत सोचना, अपनी अटेंडेंस हमेशा 90 से ऊपर मेंटेन करके रखना, ताकि आपको जो 2 मार्क्स है फ्री के वो मिले। तो ऐसे करके ये सारे मार्क्स का एंड में आपके जितने जितने आते जाएंगे कैलकुलेट होते जाएंगे, आपकी COMS पे अपलोड होते जाएंगे। आपका एक स्टूडेंट मार्क्स व्यू सेंटर होगा जहाँ पे आप अपने देख सकते होंगे कि मेरे MST 1 में कितने आए, MST 2 में कितने, MST 3 में कितने, एलिमेंट 1 में कितने, एलिमेंट 2 में कितने। सारे मार्क्स वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट होते जाएंगे। कौन करेगा, टीचर्स अपडेट करेंगे जैसे जैसे आपके मार्क्स बनते जाएंगे। तो वैसे वैसे COMS पे अपलोड होते जाएंगे ताकि आपको पता हो कि आपके जो मार्क्स हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ऐसे आपका जो है इंटरनल बनती है 40 मार्क्स की, तो 40 में से आपकी जितनी भी इंटरनल बनेगी वो सारी आपके हाथ पे। उसके बाद जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो कितने का होगा, 60 मार्क्स का होगा फाइनल एग्जाम। तो ये तो बात होगी थ्योरी एग्जाम्स की। तो अब ऐसी बात करेंगे हम प्रैक्टिकल एग्जाम की। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे आपके, उनका क्या होगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंसिस्ट करेगा 100 मार्क्स का ही, जिसमें से 60 मार्क्स की इंटरनल होगी। तो जो आपकी वो 60 मार्क्स की इंटरनल है वो कैसे बनेगी, पूरे सेमेस्टर में आपको 10 एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे लैब में। जैसे कि C++ की लैब है तो आपको मतलब कि लैब्स लगेंगी जिसमें से 10 आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे C++ के ऊपर, जिसमें कि आपको प्रोग्रामिंग या कोड दिए जाएंगे कि आज आपकी ये क्लास है, आपका ये टास्क है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो प्राइम नंबर्स को प्रिंट करे 1 से लेके 100 तक। जैसे आपको ये टास्क दे दिया तो ये आपकी लैब 1 है। लैब 1 में आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, फिर आपको टीचर इवैल्यूएट करेगा। आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी जिसके ऊपर आप लिखेंगे पूरा कोड, अपनी आउटपुट को प्रिंट वगैरह कराएंगे और चिपकाएंगे। फिर क्या होगा, आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक होगी। प्रैक्टिकल फाइल में आपके मार्क्स होंगे 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में से टीचर आपको इवैल्यूएट करेगा। कैसे इवैल्यूएट करेगा, 12 मार्क्स का आपका क्या होगा, 12 मार्क्स का आपका होगा जो आपने किया होगा परफॉर्म, आपकी आउटपुट, मतलब आपने कोड सही लिखा, टीचर चेक करेगा कि आपने कोड सही लिखा कि नहीं, उसकी आउटपुट आई कि नहीं, कितने टाइम में आपने लिखा। तो उसमें से 12 में से आपको इवैल्यूएट करके आपको 12 में से आपके कोड लिखने के टास्क परफॉर्म करने के मार्क्स देगा। 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड टीचर आपको क्वेश्चन पूछेगा।
8 मार्क्स में आपको वैसे इवैल्यूएट मिलेंगे। जो आपके 10 मार्क्स होंगे वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल के होंगे, मतलब कि आपने राइटिंग कैसे करी है, कोड सही से लिखा है, आउटपुट सही से चिपकाई है, मतलब आपकी प्रैक्टिकल फाइल की प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स होंगे। तो ऐसे करके आपके पूरे सेमेस्टर में 10 एक्सपेरिमेंट आपको कराए जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट के मार्क्स कितने होंगे, 30 मार्क्स में से आपको इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसमें से फिर वो 10 एक्सपेरिमेंट 300 मार्क्स के बने, तो 300 मार्क्स में से जितना आपका टोटल बनता होगा उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि आपके अगर 300 में से इतने मार्क्स हैं, जैसे आपके 300 में से 300 मार्क्स हैं, तो उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि आपके 60 में से 60 मार्क्स के इंटरनल है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है इंटरनल का। तो आपको इंटरनल मिल गई, उसके बाद आपका एक फाइनल प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपको कि एक टास्क दे दिया जाएगा, जैसे कि ये कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो एक प्राइम नंबर पहले प्राइम नंबर 1 to 100 निकाले, फिर जो प्राइम नंबर आए उनमें से 2 सब्सट्रैक्ट कर दे, 2 सब्सट्रैक्ट करके उनकी आउटपुट क्या आएगी आपको ये प्रिंट करना है। तो ये आपको फाइनल एग्जाम का टास्क दे दिया। तो ये बच्चा सेम उसकी वैल्यूएशन होगी 30 मार्क्स की, 12 मार्क्स का उसका आउटपुट होगा, उसके बाद 8 मार्क्स की उसकी वाइवा होगा और 10 मार्क्स की उसकी फाइल जो आप उसने बना, मतलब जो जिस पे लिख के सबमिट करेगा उसके। तो जितने आपके 30 में से मार्क्स बन जाएंगे उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि अगर 30 में से 30 हैं तो मतलब कि 40 में से 40 आ गए, समझ गए। मतलब कि जैसे 30 में से 20 आए तो 30 में से 20 आए तो 40 में से कितने बनते हैं वैसे कन्वर्ट करके आपको दे दिए जाएंगे। तो ये होगी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल। आपको एमएसटी बता दिया क्या होता है, इसमें सब कुछ बता दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहीं पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। प्रैक्टिकल पेपर्स, इंटरनल असेसमेंट एवेल्युएशन, ईच लैब हैज़ 10 to 12 एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग अ सेमेस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रैक्टिकल की थी, जिसमें जैसा आपको मैंने सेम बताया था, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल 12 मार्क्स का, वाइवा आपका 8 मार्क्स का, रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स की। ये सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ईच एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म्ड बाय अ स्टूडेंट हिमसेल्फ इन प्रैक्टिकल क्लास। ईच सिलेबस इज डिराइव्ड इनटू 3 सेगमेंट्स एट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। जो सब मैंने आपको बताया वही सब स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख के खुद भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको साथ साथ सब कुछ पहले ही बता दिया। ये आपकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, जो आपकी प्रैक्टिकल मार्क्स की एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, ये इंटरनल एग्जामिनेशन है प्रैक्टिकल पेपर्स की। ये सारे फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो फीचर? पेपर फॉर द फाइनल एग्जाम सेट थ्रू द ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसेस आउट ऑफ द क्वेश्चन बैंक क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। तो अब बहुत बच्चों का डाउट आएगा कि CU वाले हमारी 7.5 CGPA से कम तो नहीं करेंगे, कि हमारी जैसे स्कॉलरशिप पे है तो हमारे लिए पेपर मुश्किल बना देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। CU का जो पेपर बनता है वो कैसे बनता है, चाहे वो MST 1 का हो, चाहे MST 2 का हो, चाहे वो पेपर किसका हो, फाइनल एग्जाम का हो, वो पेपर कैसे बनेगा? हर टीचर से 2-2 या 3-3 या 5-5 क्वेश्चन बनवाए जाते हैं। तो वो टीचर्स क्वेश्चन बना के भेजते हैं सेल को, एग्जामिनेशन सेल को। फिर वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बैंक बनता है, उस क्वेश्चन बैंक में सभी टीचर्स के क्वेश्चन ऐड होते रहते हैं। तो जब फाइनल एग्जाम या कोई भी एग्जाम बनता है तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि रैंडमली क्वेश्चन वो सॉफ्टवेयर चूज़ करता है, जो टीचर्स ने बना के दिए होते हैं उनमें से वो रैंडमली क्वेश्चन चूज़ करता है और क्वेश्चन पेपर बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई आपको जानबूझ के हार्ड पेपर बनाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पेपर बिल्कुल रैंडमली बनेगा और टीचर जो क्वेश्चन सबमिट करेंगे उनके बेस पे बनेगा। Evaluation of the final semester examination would be done through table marking at university. Question wise evaluation will be done to maintain uniformity. तो जो आपकी पेपर चेकिंग होगी वो कैसे होगी, टेबल वाइज होगी। और जो क्वेश्चन वाइज चेक होंगे, मतलब उसका मतलब क्या है, जो आपके जैसे आपको एक ऑप्शन दी, जैसे आपको फाइनल एग्जाम में उन्होंने 10 क्वेश्चन दिए, 10 में से आपके पास चॉइस थी कि आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके पहले 5 क्वेश्चन ही चेक होंगे जो इनके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने ओवर अटैम्प्ट कर दिए, 7 क्वेश्चन कर दिए 10 में से, तो जो पहले 5 होंगे उनके ही मार्क्स काउंट होंगे, चाहे आपके जो 6th और 7th क्वेश्चन है उनमें फुल मार्क्स हों और जो ऊपर वाले हैं उनमें कम हो। तो आपके पहले 5 क्वेश्चन ही चेक होंगे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, ये उन्होंने बताया। 10% ऑफ द जो आंसर बुक्स हैं शैल बी रैंडमली वैल्यूएटेड बाय आउटसाइड एक्सपर्ट टू इंश्योर फेयरनेस एंड इक्विटी। मतलब कि जो आपके 10% जो आपके एग्जामिनेशन पेपर होंगे कोई भी रैंडम, वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरे लोगों के पास भेजे जाएंगे चेक करने के लिए, ताकि जो आपका मतलब कोई ऐसा ना कह सके कि गलत चेक किया है, कि मतलब बच्चों ने लिखा नहीं था। एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए और टीचर से, दूसरी यूनिवर्सिटी के टीचर से या दूसरे एक्सपर्ट से चेक कराया जाएगा जो 10% ऑफ आपके पेपर होंगे। The evaluated answer book shall be shown to the student. The student will be signed an answer book having agreed to the evaluation. तो सबसे बड़ी बात यही, जैसे ही आपके पेपर्स वगैरह चेक हो जाएंगे, चाहे वो MST का हो, चाहे MST 2 का हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, पेपर चेक होने के बाद आपको पेपर पूरे चेक कराए जाएंगे, जिसको कि आप पूरा एक एक क्वेश्चन चेक करोगे कि मेरे को पूरे क्वेश्चन में कितने कितने मार्क्स दिए हैं, क्यों कटे हैं मेरे मार्क्स, क्या गलती थी, पूरा आप चेक करोगे, आंसर शीट पे साइन करोगे और फिर उसको सबमिट करोगे, तभी वो माने जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप अपना केस रेस कर सकते हैं। पहले तो अपने डिपार्टमेंट में ही आपकी है अथॉरिटी जहाँ पे आप केस रेस कर सकते हैं कि मेरे को ये डाउट है, आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी और अपना डाउट
चेक करवाना पड़ेगा। अगर आपका डाउट सही हुआ और आपके मार्क्स बढ़े तो आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़े और आपको उन्होंने बाद में बताया कि आपकी यहाँ गलती थी इसलिए मार्क्स कटे हैं, तो आपके जो पैसे हैं रिफ़ंड नहीं होंगे। कितनी फ़ीस लगती है पेपर रीएवैल्यूएट कराने की? 200 रुपीज़ फ़ीस है पेपर को अगर आपको रीएवैल्यूएट कराना है। अगर आपकी गलती नहीं हुई तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, आपकी गलती हुई तो आपके पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। तो आप मतलब रिव्यू करा सकते हैं अपना पेपर, किसको? इवैल्यूएशन रिव्यू बोर्ड को करा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। द डिसीजन ऑफ इवैल्यूएशन रिव्यू बोर्ड विल बी द फाइनल, मतलब जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल होगा। If the increase of the marks recommended by the evaluation review board is more than 10% of the maximum marks for the subject, the fee submitted for the revaluation will be refunded to the student। अगर रिव्यू बोर्ड ने चेक किया और आपके मार्क्स जितने मतलब आपके बनते हैं 10% से ज़्यादा हुए, मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा बढ़ते हुए, मतलब कि जैसे आपका कितना है 60 मार्क्स का पेपर है, उसके 10% से ज़्यादा मार्क्स आपके बढ़ते हुए, तो आपको जो आपने 200 रुपये फ़ीस सबमिट की होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? रिफ़ंड हो जाएगी। रिवैल्यूएशन के लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर 10% से ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ते हुए तो आपकी जो फ़ीस है वो रिटर्न हो जाएगी। फाइनल इंटरनल इवैल्यूएशन शैल बी डिस्प्लेड बाय द डिपार्टमेंट, मतलब आपको जो डिपार्टमेंट को है वो आपको पेपर दिखाना ही पड़ेगा सबमिट करने से पहले। तो ये सब पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, बाकी सारे पॉइंट्स स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप देख के पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी हर रोज़ नई नई वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आती जाएंगी वीडियोस, देखते जाना, फॉलो करते जाना चैनल को। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना।